हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। ये लूसेंट सीरीज की जो है 9वीं क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स। जैसे कि अभी हम लोग जो है पूरे 8 क्लासेस लूसेंट की हुई है। हम लोग सारे क्या चल रहे हैं, टॉपिक प्लस एमसीक्यू, यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू को साथ में लेके चल रहे हैं। और स्टार्टिंग जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री से की थी, और आज भी हम देखने वाले हैं आपके कुछ ऐसे ही टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आपका एग्जाम बिहार दरोगा का हो या फिर एग्जाम आपका बिहार पुलिस का है। और मेरी ये क्लासेस जो आपकी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हाँ ये लूसेंट सीरीज है तो सिर्फ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में आप देख रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रटना मना है मेरी क्लास में, क्योंकि मैं क्लास में ही आपको अच्छे से इस तरीके से बताती हूँ को आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? पुनर्जागरण के बारे में अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें जो है भारतीयों को, ठीक है, जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया था। क्या किया था? भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया था। ठीक है, उसके बाद है आपका कि पुनर्जागरण के कारण। तो पुनर्जागरण के आपके कारण क्या सब हो सकते हैं, हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। तो भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के लिए जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा, छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पे था, पहुंच चुकी थी। यानी छुआछूत, यानी कि अगर आप नीची का, वहां पे क्या होता था कि जो नीची कास्ट के लोग रहते थे वो अपर कास्ट के साथ बैठ नहीं सकते थे, चाय नहीं पी सकते थे। अभी क्या है भाई, अभी तो सारे जो हैं, अभी भी कहीं कहीं पे आपका जो है छुआछूत का जो ये है आपका माना जाता है, लेकिन अब अधिकतर जगह नहीं माना जाता है। साथ में बैठते हैं, उठते हैं, चाय पीते हैं, बहुत बातें करते हैं, आपस में दोस्ती रहती है, बहुत बात होती है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम क्या बता रही हैं, तो मैं पहले आप लोगों को ये दिखा दूं। ठीक है, एक मिनट। तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आपके राजा राम मोहन राय के बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। इनकी पत्रिका जो थी इसके बारे में भी जानने वाले हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई इसके बारे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी जानने वाले, मतलब सारे लोगों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पुनर्जागरण के कारण। ठीक है, तो भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति में बता दी, ईसाई मिशनरियों का भारत में आने, उसके बाद हिंदुओं को ईसाई बनाए जाने लगा। ठीक है, हिंदुओं को क्या करने जाने लगा कि ईसाई बनाए जाने लगा कि आप ईसाई बन जाओ, ठीक है, अपना हिंदू धर्म जो है वो छोड़ दो। फिर है आपके कि पुनर्जागरण के कारण। ठीक है, तो पुनर्जागरण का जो कारण है आपका वो अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। ठीक है, भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यीकरण यानी कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, पहले पढ़ा, इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसी थी। ये आप सारे लोगों को पता होगा, जब हम लोगों ने इंटरनेशनल कांग्रेस पढ़ा था उसमें भी मैं आप लोगों को ये चीज बताई थी। क्लियर है? तो मध्यम वर्गों पर जो है क्या पड़ने लगा, इसका प्रभाव जो है, मतलब उदय हुआ तो उस पर प्रभाव पड़ने लगा। ये है आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम जाने तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा पे रोक लगाया था, बालिका पुनर्विवाह जो था आपका उसको स्टार्ट किया था। ये सारा कुछ हुआ था। पहले क्या होता था कि जो लोग विधवा विवाह, ठीक है, पहले क्या होता था कि हस्बैंड, जो सती प्रथा पहले आपका था, तो ये था कि अगर हस्बैंड मर जाए, ठीक है, पहले तो शादी होती थी तो लड़कियां बहुत बच्ची होती थी, 9 से 10 साल में ही लड़की की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि हस्बैंड जो होते थे उनके बहुत बड़े होते थे, अगर उनकी डेथ हो जाए किसी भी संजोग से, किसी भी कारणवश, तो उनको मतलब जीती जाती जागती महिला को जो है उनके डेथ बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी के साथ बैठा दिया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था।
क्यों भाई? क्योंकि आप सती होना चाह रही हैं। जो नहीं, पहले तो ये था कि जो लोग अपने मन से हाँ मुझे नहीं रहना, जाना है, उनके साथ ही तो जाते थे। लेकिन जबरदस्ती भी लड़कियों को बैठाया जाने लगा। जो लड़की जीना चाहती थी उनको भी, ठीक है, और उनको जिंदा ऐसे बैठाया जाता था। उनको बैठाने से पहले मतलब एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाता था। उसके ढोल, इतनी ढोल बजते थे आपके, उसको नशा पिला दिया जाए, नशा में खिला दिया जाता था, जिससे कि वो होश में ही ना रहे। चिल्ला रही है, रो रही है, ढोल इतने तेजी से बज रहा है, इतनी जोर जोर से बज रहा है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और उसे जला दिया जाता था। ठीक, पहले तो ये हो गया। दूसरा आपका होता था पुनर्विवाह। विधवा जो हो जाती थी, हस्बैंड मर गए, फिर विधवा हो गई, तो विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था। ठीक है, तो उस पे भी हुआ कि नहीं होना चाहिए। अब जिसका हस्बैंड, मान लें हम कि लड़की 23 से 24 साल की है और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी भाई अकेले? हाँ, और जब विधवा हो जाती थी कोई, अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है, हो जाते हैं लोग, तो उनकी घर में कोई वैल्यू नहीं होती है। घर में कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको बहुत सारे ताना सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो इसीलिए हुआ पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, फिर आपको छोटे उम्र में शादी कर दिया जाता था, उस पर भी रोक लगाया गया। पहले अभी और अब, पहले में आप पढ़ते होंगे उसमें और अभी में देखते हो काफी डिफरेंस है। लड़कियां पहले जो होती थी वो पढ़ने नहीं जाती थी कहीं भी, उन्हें बचपन से ही घर के काम काज को सिखाया जाता था। छोटी उम्र में शादी कर दिया जाता था। फिर उन्हें यह बताया जाता था कि आपका जो घर है, उसका जो घर है वो उसका ससुराल है, और अगर एक बार डोली चली गई तो अर्थी उसका वहीं से उठेगा, वो मायके नहीं आ सकती वापस। लेकिन अभी क्या है कि लड़कियां पढ़ भी रही हैं, सरकारी नौकरी भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। तो डिफरेंस तो दिख रहा है ना, मतलब हाँ भाई डिफरेंस है, बहुत सारी है। और हमारे बिहार में तो खास करके लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो राजाराम मोहन राय, बंगाल से शुरू हुआ, ठीक है, सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजाराम मोहन राय ने किया। इसी कारण इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। अब देखो यहां से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें भारत का जो है नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और, ठीक है, आधुनिक भारत का महान नेता कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का महान नेता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन ही है भाई, कुछ भी दे सकता है आप लोगों को, और जीके जीएस में तो कुछ भी कहीं से उठा के दे देगा। आपको लगेगा कि जब हाँ मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, फिर आप जब टेस्ट लगाने बैठोगे तो कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है जो समझ में, अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। और बच्चे उस एक क्वेश्चन के चक्कर में क्या करते हैं, अपना 2 से 3 घंटे उस क्वेश्चन के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा। अरे छोड़ो ना, सारा क्वेश्चन बन रहा है ना। अगर 100 में 95 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 5 क्वेश्चंस छोड़ दो, क्यों उस पर टाइम वेस्ट करना, आगे का कुछ पढ़ लो। लेकिन ये तो होता नहीं है ना। मैथ का ही क्वेश्चन ले लो आप, मैथ में भी होता है, हम जिस क्वेश्चन पे लग जाते हैं वो क्वेश्चन तो बनता है लास्ट में, एक तो टाइम भी लेता है, बनता भी है, और आंसर भी क्या होता है उसका, रॉन्ग हो जाता है। और अगर हम वही इस एक क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएं तो लगभग 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें जिस क्वेश्चन को आते रहता है कि लगता है कि नहीं मैं तो बना लूंगा, मैं तो इसे प्रूव कर लूंगी, और उसी पे लगे रह जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है 2 घंटे का, उसमें अगर 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, 3 मिनट भी एक क्वेश्चन पे दे दिया तो इतना टाइम जो है हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत परेशानी करती है। तो ये नहीं करना है, जो आता है पहले उसी को बनाना है, लास्ट में जो नहीं आता है उस पर दिमाग लगाना है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, राजाराम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। राजाराम मोहन राय की प्रारंभिक परीक्षा जो है फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई थी। देख लो भाई, पटना, हमारे बिहार के पटना में राजाराम मोहन राय की पढ़ाई हुई थी, जहां अभी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो है कहां भागते हैं, पटना नहीं तो दिल्ली।
अगर उन्हें यूपीएससी करना है तो दिल्ली, अदरवाइज बीपीएससी करना है, बिहार दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, कुछ भी बनना है तो पटना आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, वहां पढ़ते। कुछ बच्चे तो पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे टाइम पास करते हैं। अब देखते होंगे जो बच्चे अचानक से 12th या ग्रेजुएशन के बाद गांव से बाहर निकलते हैं ना, वो निकलते तो है पढ़ने के लिए, मम्मी पापा के नाम को रोशन करने के लिए, लेकिन वो रोशन किस तरीके से करते हैं पता है आपको? एक बिजली का बल्ब बनाते हैं, बल्ब जो होता है हमारे घर में CFL, उस पर लिख देते हैं रोशन, उसको जला दीजिए आप, मम्मी पापा का नाम क्या हो गया? रोशन हो गया। लेकिन ऐसे रोशन नहीं करना है। अगर आप घर से पढ़ने आए हैं पटना तो पढ़िए, चाहे आप जहां भी रह रहे हैं तो पढ़िए। आप अगर आज पढ़ के, ठीक है, अगर आप 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे भी पढ़ने पे दे देते हैं, ठीक है, तो आगे की जो जिंदगी है ना आपकी, वो काफी ऐश से गुजरेगी। और यही अगर अभी 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ने पे ना दे के एंजॉय करने पे दे देते हैं, चलो आज उसके साथ वहां जाके चाय पी के आना है, तो आज उसके साथ वहां जाके घूम के आना है, आज ये मॉल ओपन हुआ है तो वहां जाना है, अरे आज चलो मूवी देख के आते हैं, छावा मूवी आई थी ना, या फिर एनिमल आया था ना, आज चलो ये देख के आते हैं, पुष्पा 2 सबको याद होगा आया था। ये नहीं करना है। देखो एंजॉयमेंट, एंजॉय भी जरूरी है। थोड़ा जब लगे कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अकेले में लो ना स्पेस, उठो, कान में ईयरफोन लगाओ, बैठ के गाना सुनो, कोई मूवी देख लो नेटफ्लिक्स पे। लेकिन हाँ पढ़ने के बाद अब ये नहीं कि रोज यही करना है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया। बनारस में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। बनारस, ये बनारस वही है जहां अभी आपका प्रयागराज में कुंभ लगा था ना। लगभग सारे लोग गए होंगे कुंभ नहाने, मैं तो नहीं गई थी, ठीक है। तो कुंभ जो लगा था वो बनारस, मतलब बनारस के प्रयागराज में लगा था। तो उस टाइम जो बनारस से प्रयागराज जो लोग जाते थे बनारस में रुकते ही थे, ठीक है। और इतना भीड़ था, इतना जाम लगा हुआ था बनारस, मतलब बनारस के स्कूल, कॉलेज, बसेस सारा कुछ बंद हो गया था उस भीड़ के कारण। खास करके स्कूल बच्चों का, ये लोग निकलते थे सुबह 8 बजे, अगर उन्हें स्कूल निकलते थे तो पहले पहुंच जाते थे 10 से 15 मिनट, आधे घंटे में। उन्हें पहुंचते पहुंचते 12 बज रहा था, तो भाई आधा पीरियड तो उनका ऐसे ही छूट रहा था। तो स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी, तो वहां के बच्चों की मौज हो गई थी, क्योंकि फिर आपका फाइनल एग्जाम हो गया। फाइनल एग्जाम के बाद अभी आपका छुट्टी हो गया होगा, है ना। चलो, राजा राम मोहन राय वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिगबी किए, ठीक है, डिगबी के निजी दीवान के रूप में काम किया। कब? तो 1803 से 1814 तक, ठीक है। किसके लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए, ठीक है, समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए, ठीक है। क्या किया इन्होंने? तो पहले तो ये 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड में और, ठीक है, डिगबी, ठीक है, काम किया। लेकिन 1814 में इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति, ठीक है, समर्पित करने के लिए ये कहां चले गए? कोलकाता। कोलकाता से याद आया, कोलकाता में जो नवरात्रा होती है ना, तो कोलकाता में जो नवरात्रा होती है, दुर्गा माता जो हम लोग मनाते हैं, छठ दिवाली से पहले आश्विन वाले दुर्गा पूजा, ठीक है, बहुत ही फेमस है कोलकाता का दुर्गा पूजा। कभी जाना तो घूम के आना, बहुत ही फेमस, ठीक है। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन, ठीक है, और प्रकाशित हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल मत बताया गया। एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर, ठीक है। और मूर्ति पूजा को क्या किया गया? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया कि मूर्ति पूजा नहीं किया जाए।
ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। इससे एक ये क्वेश्चन है कि यूपी में एक मंदिर है भारत माता मंदिर, याद करो यूपी में जो है आपका एक मंदिर है, ठीक है, भारत माता मंदिर। तो ये जो यूपी में भारत माता मंदिर है, मंदिर में क्या होता है, मूर्तियां होती हैं। अगर हम महादेव शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग होता है, माता रानी के मंदिर में जाते हैं तो माता रानी की मूर्ति होती है। मतलब जिस मंदिर, साईं बाबा के अगर जाते हैं तो साईं बाबा का प्रतिमा होता है, जहां जाते हैं सरस्वती माता के तो जिस मंदिर में भी जाते हैं तो प्रतिमा होती है। लेकिन यूपी का ये एक ऐसा मात्र मंदिर है भारत माता मंदिर जिसमें कोई प्रतिमा नहीं है, और ये इसीलिए फेमस है। कभी जाना तो घूम के जरूर आना कि यूपी में ये मंदिर है कहाँ। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कब? तो 1825 ईस्वी में, ठीक है ना। क्या किया? तो वेदांत कॉलेज का स्थापना किया। इन्होंने ईसाई धर्म के कर्म कांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। ईसा मसीह, आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्रिसमस जो होते हैं वो क्या करते हैं? ईसा मसीह की पूजा करते हैं, और इन्होंने ईसा मसीह को ही ईश्वर के अवतार के रूप में मानने से मना कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की कब? 1828 में। 1829 में इन्होंने इन्हीं के प्रयासों से सरकार से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया था। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के और समाज सुधार के विकास पे बहुत बल दिया था, बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने ही 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो बच्चे यहां तक बने हुए हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि किसके साथ, कौन सा ऐसा वाइसराय था जिसके साथ राजा राम मोहन राय मिलकर सती प्रथा निषेध कानून पारित किए थे। जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। और क्लासेस अगर अच्छी लगे तो एक बार क्लासेस को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो क्लासेस में तो आप ये भी बता सकते हैं, और क्लासेस अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राम मोहन यानी कि राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं जैसे कि ब्राह्मणवादी पत्रिका वर्ष 1821, संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक, मिरातुल अकबर फारसी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर, ठीक है, कि पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। मतलब कि इनका राम मोहन राय नाम था। ठीक है, राजा राम मोहन राय नहीं, राम मोहन राय, और इन्हें राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार कर दिया गया। कब? तो 1833 में। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ठीक है, बाद में दिया गया। यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था, यानी कि ये पंडित अनुष्ठान यानी कि पूजा जो हम करते हैं वो यज्ञ और बलि के खिलाफ था। ठीक है,
बलि जो हम लोग देते हैं ना नवरात्रा में, जैसे कि बहुत जगह होता है आपका क्या जो बकरी मतलब यानी कि बकरी मतलब खस्सी का कहीं जगह होता है सर कलम कर काट दिया जाता है, या फिर कहीं होता है बलि के नाम पे कान थोड़ा सा काट के छोड़ दिया जाता है, और कहीं होता है आप लोगों ने मुरब्बा खाया होगा, पेठा भी कहते हैं उसे, आगरा का पेठा। हाँ भाई, आगरा की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 में। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, जिसे हम लोग बकलोल लोदी भी कहते हैं। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, ठीक है। और आगरा का पेठा मतलब कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। तो सिकंदर लोदी जो था वो अंतिम लोदी वंश का शासक था या फिर एक और था? तो आप कह सकते हैं कि बहलोल लोदी जो लोदी वंश के संस्थापक थे, सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा की स्थापना की 1504 ईस्वी में, फिर इब्राहिम लोदी, तो अंतिम शासक लोदी वंश के आपके इब्राहिम लोदी हो जाएंगे, ठीक है। तो आगरा का पेठा, हाँ। तो कहीं जगह बलि क्या होता है, उस कुम्हर कह सकते हैं आप उसको, शिश कोहरा भी कहीं कहीं कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो उसका जो है बलि दिया जाता है। अब बोलोगे अब उसका बलि कैसे दिया जाता है, तो बहुत लोगों को पता होगा, वो जिससे कटता है ना उसमें सिंदूर वगैरह हल्दी वगैरह सब लगा के उसे काट दिया जाता है, वो लाल लाल हो जाता है, दैट मीन की बलि दे दिया गया माता रानी का। तो ये जो था आपका ब्रह्म समाज, वो बलि के खिलाफ था, अनुष्ठानों के खिलाफ था, पंडितों के खिलाफ था। सही भी है, अगर आपको पूजा करना है आप खुद से पूजा करो ना भगवान की। हाँ, अब जैसे हम सत्य भगवान की पूजा करवा रहे हैं या फिर कोई महामृत्युंजय पूजा करवा रहे हैं, फिर पंडित की जरूरत होती है। अब हम जब मंदिर जाते हैं वहां पंडित होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं, उनका काम है, वो सुबह सुबह उठने पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी का सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम जा रहे तो हमें खुद से पूजा करने दिया जाए ना भगवान का। मैं क्यों करवाऊं पंडित से पूजा? भाई मुझे खुद से करना है, ठीक है। तो ये इनके खिलाफ थे ब्रह्म समाज के लोग। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखता था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलनों में योगदान दिया। यह वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, किया था। अब आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 26 सितंबर 1820 के पश्चिम बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के रूप में जन्मे इन्हें 1839 में संस्कृत और दर्शन में निपुणता के लिए विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय, ठीक है। तो मतलब कि आपका ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय इनका नाम था, ठीक है। और ये जन्म लिए थे आपके 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लेकिन 1839 में संस्कृत और दर्शन में निपुणता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया और तब से ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहलाने लगे, ठीक है। 21 वर्ष की आयु में ईश्वरचंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। ये 19वीं सदी के बहुश्रुत समाज सुधारक थे, जिनका भारत में महिलाओं की स्थिति को बदलने में योगदान उल्लेखनीय है। देख सकते हैं ये आपके हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। मूल नाम इनका क्या हुआ? ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा में विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में। मैं बताई थी, मैं ये तो नहीं बोली थी कि राजा राम मोहन राय लाए थे, मैं ये बोली थी आप लोगों को कि हाँ ये सारा चीज जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से जो लोग हैं इन सारे चीजों में उन्होंने काफी भूमिका निभाई है, ठीक है। तो हम आगे अब कब? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलो आगे चलते हैं।
इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 56 से 60 के मध्य इन्होंने 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। अरे वाह, इन्होंने बहुत ही पुण्य का काम किया। 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया 1856 से 60 में, यानी कि जब से कानून पारित हुआ। ठीक है। पुरुष प्रधान समाज में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं और लड़कियों के हक में कार्य करते थे। उनकी आवाज महिलाओं और लड़कियों के हक के लिए उठती थी। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे, यानी कि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, विधवा हो गई तो शादी नहीं किया जाता था, मतलब बहुत लड़कियां जोर से बोल नहीं सकती थी, बहुत भेदभाव किया जाता था। इन सारी चीजों के लिए इन्होंने आवाज उठाई और लड़कियों की आवाज भी थे। स्त्री शिक्षा के विकास में, ठीक है, भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बैथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका उच्च विद्यालयों की स्थापना की। 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की किसने? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का निधन 70 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1891 को हुआ था। अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, आप देख रहे हैं ये मैप है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, चलो। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650 मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण्य के प्रेरणा से की थी। किसकी स्थापना? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कार्यकाल कहां से कहां तक रहा था? 1336 से 1650 तक। ठीक है। पहले इसका नाम हम्पी या हस्तिनावती था। यह नगर बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले नाम क्या था? हम्पी या हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य यानी 1336-1650 विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश 1336 से 1485, तालु वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 और आरविड्डू वंश 1570 से 1650। ये चारों बिल्कुल याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। और जब भी कोई भी क्लास करने बैठो तो एक कॉपी पेन या फिर एक पेज या पेन लेके बैठा करो। इंपॉर्टेंट जो बीच में बोला जाता है ना, उसे लिख लिया करो। खुद का नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर क्लास में ये बात बोलती हूँ, लगता है लेकिन आप लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ता, तो पल्ले ही ना पड़ता। खैर छोड़ो। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। अब ये जान लो कि हरिहर और बुक्का दो भाई थे, तो उनके पिता का नाम संगम था और संगम राजवंश की स्थापना उनके पिता के नाम पे ही किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया। ठीक है। तो हरिहर 1336 से 1356 संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम तथा इसने अनेक गुंडी को अपनी राजधानी बनाया। अब ये भी जान लो कि संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था और इसने अनेक गुंडी को क्या की? अपनी राजधानी बना ली। क्या की? अपनी राजधानी बना ली। हरिहर प्रथम ने अपने शासक के 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। फिर इसी नगर के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का नाम पड़ा। चलो, संगम वंश 1336 से 1356, 1346 में ईस्वी में इसने होयसल राज को विजयनगर में मिला लिया। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना से विस्तार रुक गया। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई। 1356 ईस्वी में याद रखना। फिर है आपका बुक्का। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का शासक बना। इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। दोनों एक पे एक भाई थे। ठीक है। इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। ठीक है। फिर हरिहर द्वितीय, ठीक है, 1377 से 1404 ईस्वी, ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करके बैठा था। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर,
त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को उसने विफल किया और उन्हें परास्त किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। ठीक है। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल कर लिया था। श्रीलंका के राजा से कर वसूल कर लिया था हरिहर द्वितीय ने। सोचो, लंका जहां पे कभी रावण हुआ करता था, सोने की लंका। हाय हाय, हम लोगों ने सोने का घर देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा। मतलब सोने की लंका हुआ करती थी कभी श्रीलंका में, और अभी भी शायद वहां पे कोई पेड़ है। मतलब सोचो ना, अभी लोग कहते हैं हवाई जहाज उड़ाना, उस टाइम उसके पास पुष्पक विमान था जो एक बार बोलने पे यहाँ चलना है वो पुष्पक विमान बिना एक्सीडेंट के, ठीक है, बिना वायुयान जो चलती है आपकी हवाई जहाज ऊपर जो चलती है तो क्या होता है, कभी कभी ग्रस्त हो जाता है ना कुहासे के कारण या फिर बादल के कारण, लेकिन पुष्पक विमान एक ऐसा चीज था जहां बोलो वहां बिना एक्सीडेंट बिना किसी चीज के आपको सही सलामत पहुंचा देता था। तो ये चीज कितने दिनों से चल रहा था, हम लोग इधर आके जान रहे थे, कुछ साल से ही ना जान रहे, कुछ वर्ष पहले ही ये सारा कुछ था। भाई क्लास कैसी लग रही है एक बार बता देना, ठीक है। चलो, सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद आया विरूपाक्ष प्रथम। 1404 हरिहर द्वितीय का पुत्र था। 1404 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद विरूपाक्ष प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया सिंहासन पे। क्या कर लिया? सिंहासन पे अधिकार कर लिया। राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा पदस्थ कर दिया गया। इस प्रकार उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन था, यानी कि बहुत ही कम दिनों का था। बुक्का द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठाए जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने उसका विरोध किया था। बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्षों तक ही शासन कर सका। देवराय प्रथम 1406 से 1422 हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसे अपने शासन काल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। किसे? तो देवराय प्रथम। संगम वंश 1336 से 1485, ठीक है। देवराय प्रथम 1406 से 1422 फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। आप पहले राजा के बारे में सुनते होंगे कि उसका गुलाम जो उसका गुलाम हुआ करता था, कुछ दिनों के बाद वो उसका दामाद हुआ करता था, ठीक है। और कभी कोई किसी युद्ध में हार जाता था, या तो अगर हार जाता था तो अपनी बेटी का विवाह उससे कर देता था, और अगर मारा जाता था तो उसकी बीवी उसकी दासी हो जाया करती थी, या फिर कोई बीवी उसकी रानी बन के रहती थी, लेकिन ज्यादातर दासी ही रहती थी। देवराय प्रथम ने राज्यों में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई। इसके शासन काल में ही इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। ये भी बहुत जल्दी मर गए। देवराय द्वितीय भी है, आप इस देख लो। देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। कब? तो 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। रामचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासनकाल अल्पकालीन रहा, ठीक है। अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी हुआ। देवराज द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था। चलो भाई, यहां भी अवतार माना जाता था। देवराय द्वितीय के समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा था। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था और उनके लिए मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय का गजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया। 1446 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। सबकी बहुत ही जल्दी मृत्यु हो रही है। देखो, मल्लिका अर्जुन हार के इस अपमान
को न सह पाने के कारण 1465 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक इसका शासनकाल था। संगम वंश का अंतिम शासक था। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष की हत्या कर दी गई और संगम वंश समाप्त हो गया। संगम वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है ना? लाइट को भी अभी जाना था, कोई नहीं, चलो क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। फिर आता है आपका मल्लिकार्जुन, तो हाँ, सालुब वंश। सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह था। सालुब नरसिंह के दो पुत्र थे, तिम्मा व इमाडी नरसिंह। तिम्मा की हत्या के पश्चात इमाडी नरसिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया था। इमाडी जो है आपका नरसिंह के शासनकाल में वास्तविक शक्तियां उसके सेनापति नरसा नायक के पास थी। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलुब वंश स्थापित कर लिया। ठीक है, तुलुब वीर नरसिंह, ठीक है, 1505 से 1509। 1505 में वीर नरसिंह से सालुब वंश के नरस इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलुब वंश की स्थापना की। ठीक है, अब 1505 में आपका क्या हुआ था? आगरा का स्थापना हुआ था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों के प्रभावित था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। कृष्णदेव राय, तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बाबरनामा में लिखा गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से 1510 में बीदर के सुल्तान मोहम्मद शाह को अदौनी के समीप हराया था। ठीक है, कहां पे? बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदौनी के समीप हराया था। किसने? तो कृष्णदेव राय ने। 1512 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त कर रायचूर पर अधिकार किया। तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, 1513 से 18 ईस्वी के बीच कृष्णदेव राय ने, ठीक है, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से कम 4 बार युद्ध किया और उसे हर बार पराजित किया। 4 बार की पराजय से निराश प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय से संधि की प्रार्थना कर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। देखा आपने, फिर से एक हारने के बाद विवाह हो गया। अब देखो, थोड़ा सा पानी पी लूं। फिर आता है आपका तुलुब वंश, यानी 1505 से 1570। कृष्णदेव राय 1509 से 1529। तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो थे वो आपके अल्लशानी पैदन थे। पैदन और तेनालीराम थे। तेनालीराम की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना? नहीं सुनी है तो मैं नेक्स्ट डे में सुनाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैम तेनालीराम की कहानी सुना दो। ठीक है, उसके बाद है आपका कि सानी को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी। उनकी मुख्य कृति है मनुचरित तथा हरि कथा सार। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने किया था। कमेंट करके जरूर बताना। कृष्णदेव राय 1509 से 1529
कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कब हो गई? 1529 में हो गई। ठीक है, 1529 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय के बाद इसका भतीजा अच्युत देव राय अगला शासक बना। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री यूनिस विजयनगर आया। सदाशिव राय इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था। इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। यह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने ब्राह्मणी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, विदर और अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की। ठीक है, फूट डालने की कोशिश की। चलो आगे चलते हैं। किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। युद्ध के मैदान से इसमें सेनापति राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने जो है सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश आरविडु वंश की स्थापना की। देख लो भाई, पीठ में छुरा, जिस थाली में खाता था उसी थाली में छेद कर दिया। समझ रहे हैं ना? मतलब कि आपका कि जो क्या कहते हैं ना, जो आपके हित में ज्यादा बोले, ठीक है, जो आपके हित में ज्यादा बोले लेकिन वो आपका होता नहीं है भाई, वो आपके हमेशा विपरीत ही सोचता है। चलो, थ्योरी खत्म हुआ। अब हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। और हाँ, जो बच्चे यहां तक बने हुए, सेशन अच्छी लगे तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा टारगेट नहीं है लाइक का, आपके लाइक से ही हम जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब के, उनका होता है ना बच्चों को और भी पढ़ाए, मनोबल बढ़ता है। तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं, कितना लाइक होना चाहिए, 1000 लाइक जो है इस वीडियो पे होनी चाहिए। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में, 1347, 1206, 1526। तो 1336 में जो है आपका विजयनगर राज्य की साम्राज्य की स्थापना हुई। अब अगर मैं 1206 की बात कर लूं तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी कि दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के गुलाम से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क में था और वहां का गुलाम था। क्लियर है यहां तक? है ना? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, मतलब 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार और लोदी वंश का अंत। लोदी वंश का अंत। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे आपके? तो बहलोल लोदी।
यानी कि जिसे हम बकलोल लोदी बोलते हैं। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा की स्थापना की। कब? तो 1504 में। ठीक है, फिर इब्राहिम लोदी और लोदी वंश खत्म, लोदी वंश समाप्त। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है, सुमेलित करना है। संगम वंश हरिहर होगा भाई, हरिहर, हरिहर एवं बुक्का। सालुब वंश सालुब नरसिंह। तुलुम वंश वीर नरसिंह और आरविडु वंश तिरुमल। देखो, संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, सालुब वंश सालुब नरसिंह, तुलुब वंश वीर नरसिंह और आरविडु वंश तिरुमल, यानी कि 1 2 3 4। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। फिर है आपका कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन शासक क्या है आपका? दुआर्ते बारबोसा, डोमिगो पाएस पेज, फारनाओ नूनीज और सीजर फ्रेडरिक। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इतालवी यात्री निकालो। द कोंटी ने किस विजयनगर साम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय और च्युतदेव राय। तो हो जाएगा आपका देवराय प्रथम। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। चलो नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच या फिर हॉलैंड? तो पुर्तगाली। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, वानगंगा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा नदी पे, इसी पे ना बांध बनाया गया था, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, फिर बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगांव या फिर रायचूर? तो गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में? तो हम्पी में। कहां पे? हम्पी में। और विजयनगर का ही नाम पहले क्या था आपका? हम्पी। याद आया कुछ? चलो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। जयनगर, विजयनगर। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? पुर्तगालियों के साथ संधि की। हरिहर और बुक्का, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, यानी कि ऑप्शन ए डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपने मरमर स्लावी गैलोरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद रशान, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह? क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर? तो बाबर के। किसके? बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? विदारण्य, कृष्णदेव राय, हरिहर, राजा राम, राजा?
राज राजा, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का बड़ा संगम का आयोजन किया था। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। क्या था, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विदारण्य, रामानुजाचार्य, मध्याचार्य या फिर निम्बकाचार्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, माधव विदारण्य, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, पुर्तगालियों से, कालीकट से, बहमनी राज्य से या फिर पांड्यों से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहमनी राज्य से। क्या हो जाएगा, बहमनी राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था, हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, पुलिकट, विजयनगर, कालीकट, वारंगल। तो क्या हो जाएगा, कालीकट। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है, महाबलीपुरम में, मदुरई में, चेन्नई में, कोलकाता में। महाबलीपुरम में, मदुरई में, ठीक है, उसके बाद है आपका चेन्नई में, फिर है आपका कोलकाता में। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, मदुरई। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। महाबलीपुरम ये है कहां, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में आपका क्या है, सात रथ मंदिर है। क्या है, महाबलीपुरम आपका है कहां, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है, सात रथ मंदिर है। और यह किसको समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। और पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है, तो पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया है, पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, लेकिन मीनाक्षी मंदिर कहां है आपका, मदुरई में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में। तो 14वीं सदी में। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। कृष्णदेव राय राजा थे, बहमनी, चोल, विजयनगर या फिर पल्लव। तो विजयनगर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह, औरंगजेब। तो कुली कुतुब शाह जो है वो चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा कहां अवस्थित है, विजयपुर में, हैदराबाद में, मैसूर में या फिर चेन्नई में। तो गोलकुंडा जो है ना बच्चों वो हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है, हैदराबाद में अब अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वह किस राज्य में है, कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। तो कहां है आपका यह, कर्नाटक में। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, हरिहर द्वितीय, सॉरी हरिहर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवराय द्वितीय। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया।
यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक जो बच्चे बने हुए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सेशन को शेयर करने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। जो बच्चे नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, बिहार दरोगा के ग्रुप से। वहां पे आपकी सारी की सारी नोटिफिकेशंस चली जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह प्रथम का, ताज सैनिटावा का, मोहम्मद आदिल शाह का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। कृष्णदेव राय का, हरिहर एवं बुक्का का, बालाजी विश्वनाथ का, राजा राम मोहन, राजा चोल का, राजा चोल का, तो हरिहर एवं बुक्का का, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, अहमदाबाद में, अहमदनगर में, सिगड़ी में, तो हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, बेल्लारी, गुलबर्गा या फिर रायचूर? तो कहां पे है यह? बेल्लारी। कहां पे है? बेल्लारी। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? मदुरा विजय का जो श्रेय है वह किसे है, ठीक है। बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या फिर कंप राय को, बुक्का प्रथम की पुत्र बधू गंगा देवी को, बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, बुक्का प्रथम को। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन यानी कि कंप राय को। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्लासेस आज की आपकी यहीं पे खत्म होती है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। फिर से मिलते हैं कल। धन्यवाद।